दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल साइंस एनालिसिस पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ जैव प्रक्रम का, जो कि जैव प्रक्रम आपके चैप्टर चल रहा था, इसका पार्ट 4। ठीक है, इसका पार्ट 4 लेकर आ चुका हूँ और मैं आप लोगों के लिए चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपके 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ और चौथा आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आपने 1 से 3 क्वेश्चन तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट पर देखिएगा, वहां पर मैंने 1 से 3 क्वेश्चन डिस्कस कराए हुए हैं। सभी लॉन्ग क्वेश्चन है और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखोगे अपने 7 मार्क्स क्लियर करते रहना। ठीक है, इस वीडियो को देखकर, डेली एक वीडियो को देखकर आप 7 मार्क्स अपने क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपके 4 मार्क्स, जो आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको डिस्कस करने वाला हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 4 सबसे महत्वपूर्ण, चौथा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज डिस्कस होने वाला है और आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। ठीक है, जो मैंने जुलाई के लिए सिर्फ चलाई थी। जुलाई में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी मैं आपके करा दूंगा लॉन्ग आंसर। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हो मैं क्लास 10 को स्टडी करवा रहा हूँ और आपका चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम। ठीक है, चैप्टर जैव प्रक्रम चल रहा है और जैव प्रक्रम का आज ये लेक्चर 4 है, यानी लेक्चर 4 अर्थात की पार्ट 4 है आज, और हम आपको बताने जा रहे हैं चौथा सबसे महत्वपूर्ण आंसर। ठीक है, तो चलो आज इस आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज का जो चौथा क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे ये रिकॉर्डिंग का है तो आप लोग कमेंट ना करिए, क्योंकि मुझे पहले ही मैं एडिटिंग में देख लूंगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो हाँ, जो चौथा आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, और एक एक चीज को समझेंगे, एक एक चीज को समझते चलेंगे कि आपकी क्या कैसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए दिमाग खोलकर इस क्वेश्चन को सुनना, और अगर आपने दिमाग खोलकर सुना तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ आज के चौथा क्वेश्चन आपके एकदम भेजे में फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है कि क्या है इस क्वेश्चन में, तो आप इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया है वाष्पोत्सर्जन क्या है। ठीक है, लिखा हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। अगर आप लोग वाष्पोत्सर्जन को नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका वाष्पोत्सर्जन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया कि पर्ण की संरचना, ये पर्णरंध्र क्या होता है। ठीक है, पर्णरंध्र, मैं आपको पर्णरंध्र बता देता हूँ कि एग्जैक्टली पर्णरंध्र होता क्या है। तो जो आप लोग ग्रीन कलर की, जो आपकी एक, मैं बताता हूँ, ग्रीन कलर की जो आपकी पत्ती होती है, आप लोग पत्ती को, आप लोगों ने कभी देखा है, आपने कभी पत्ती को देखा, इस प्रकार की आपकी एक पत्ती होती है, इस प्रकार की आपकी एक पत्ती होती है ना, इस प्रकार की। तो जो पत्ती के जो ये होते हैं, ये जो ये भाग होता है, ये आपका क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक पर्णरंध्र कहलाता है। ठीक है, पर्णरंध्र कहलाता है, इसी भाग को हम लोग पर्णरंध्र बोलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने अभी तक समझा कि पर्णरंध्र क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाया, यानी कि अपनी भाषा में समझाया कि पर्णरंध्र क्या होते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, और इस क्वेश्चन को एक बार डिटेल में समझते हैं कि डिटेल में इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम लोग इसको आंसर को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, पर्णरंध्र की संरचना का चित्र बनाइए। ठीक है, चित्र बनाकर दिखाना, किस प्रकार से चित्र बनाना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इस पर्णरंध्र के संरचना का चित्र आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, और इसके जो चित्र है, डायग्राम है, इसको मैं अपनी नोट्स के माध्यम से भी दिखाऊंगा। ठीक है, और लास्ट में आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर सको। ठीक है, अगर आप लोगों को डायग्राम देखना है तो वीडियो को पूरा सा पूरा वॉच करना है। ठीक है, पूरा वीडियो को वॉच करना है, तब जाके आप लोग इसके पूरे डायग्राम को, इस पूरे क्वेश्चन को समझ सकोगे। ठीक है, तो क्या लिखा है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, पर्णरंध्र की संरचना का चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। समझना क्या करना है, हमें पर्णरंध्र की संरचना को बनाना है। ठीक है, पर्णरंध्र की संरचना को बनाना तथा इसके कार्यों का वर्णन करना है। तो अगर जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, अब आपको क्या करना है, जैसे आप लोग क्या, मेरे कहने का मतलब है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया, अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में आपसे, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन लिख देना। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या है आपको ये लिख देना। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या आपको ये लिख देना है। इसके बाद इसमें क्या पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूछा गया पर्णरंध्र की संरचना। आप लोग हेडिंग डालोगे पर्णरंध्र। ठीक है, हेडिंग डालोगे पर्णरंध्र की संरचना, पर्णरंध्र की संरचना डालोगे, फिर संरचना क्या है उसको लिख दोगे। ठीक है, पर्णरंध्र की संरचना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसको लिख दोगे। ठीक है, ठीक है, तो समझने का, कहने का मतलब है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी थी, अब वो सही हो चुकी है। तो कहने का मतलब आपने जैसे क्वेश्चन आ गया आपको ये वाष्पोत्सर्जन, आपको वाष्पोत्सर्जन लिख देना। ठीक है, पर्णरंध्र की संरचना, पर्णरंध्र की संरचना आपको बना देनी, कैसे बनानी है, किस प्रकार से संरचना होगी, क्या लिखना है संरचना में, ये मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर इसमें पूछा गया है तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसमें क्या क्रिया विधि होती है, उस सभी को मैं आज की इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में और इसके नोट्स के साथ। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, एक
वाष्प उत्सर्जन का जो क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आपको आंसर को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आपने होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आपको बताने वाले हैं कि इसका वाष्प उत्सर्जन जो आंसर है ये क्या है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन क्या है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में मैं लिख के लाया हूँ। इससे सरल आप लोगों को कहीं भी यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सरल लैंग्वेज है ये। सरल लैंग्वेज, इतनी सरल लैंग्वेज है कि एक जो कहने का मतलब जो वाष्प उत्सर्जन बिल्कुल जानता नहीं होगा उसको समझ में आ जाए कि वाष्प उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं पौधों द्वारा जल को अपने वायवीय भागों से, यानी कि पौधे अपने, यानी कहने का मतलब पौधे अपने वायवीय भागों से, पौधे के वायवीय भाग कौन से हैं, आपको स्क्रीन पर पौधे के वायवीय भाग दिख रहे होंगे। और ये फोटो जो मैंने खींची है, ये फोटो मैंने कहीं ऑनलाइन या फिर कहीं गूगल से नहीं सर्च करके थी, बल्कि मैंने अपने ही यहाँ से इस फोटो को शूट किया है ताकि आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी कि ये फोटो किस प्रकार से, ये फोटो आप लोगों को दिख रही होगी। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों की फोटो दिख रही होगी, वाष्पोत्सर्जन के जो वायवीय भाग है उसकी फोटो दिख रही होगी। ठीक है, वायवीय भागों से गैस के रूप में, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन के वायवीय भागों से के गैस के रूप में, वाष्पोत्सर्जन के वायवीय भागों से गैस के रूप में, ठीक है, जल को, यानी कि जो पौधा है वो अपने वायवीय भाग हैं, ठीक है, इस इमेज दिखी थी आप लोगों को ना, उसी भागों से जल को गैस के रूप में उड़ाने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं मेरे लाल। एक बार फिर से देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि पौधों द्वारा जल को, यानी कि पौधे अपने जल को अपने वायवीय भागों से गैस के रूप में, यानी कि जो जल है उसको गैस के रूप में वायवीय भाग से उड़ाते हैं, और उसी प्रक्रिया को मेरे प्यारे बच्चों वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो 30 में कराऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे थोड़ा सा और लिखना है, वो क्या लिखना है आपके दिखेंगे, बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि पौधे जड़ों द्वारा, ठीक है, पौधे जो होते हैं, पौधा क्या होता है, पौधा आपका जो इस प्रकार का जो है आपको एक पौधा होता है। ठीक है, इस प्रकार का आपका एक पौधा सा होता है। ठीक है, इस प्रकार का आपका एक पौधा होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जड़ होती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जड़ होती है और यहाँ पर आपका जल होता है। ठीक है, तो यहीं से इसका जल को अवशोषित करता है और इसी जल को अवशोषित करता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका मिट्टी में जो जल होता है, जड़ों द्वारा ये पौधे जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है, जल को अवशोषित करते हैं वह स्वयं, यानी कि वह पौधे एवं पौधे अपने, यानी कि पौधे जो जल को अवशोषित करते हैं जड़ से, ठीक है, जड़ से अपने जो जल को अवशोषित करते हैं वो खुद के लिए, यानी कि स्वयं के लिए केवल 2% पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बाकी जो 98% पानी होता है वह वायवीय भागों से गैस के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ से उड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वायवीय भागों से गैस के रूप में उड़ जाता है, और ये नोट्स में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी शेष पानी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 98% पानी जो होता है, 2% तो अपने उपयोग में लेते हैं, बाकी 98% पानी वह वायवीय भागों से गैस के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पौधे अपने, ठीक है, थोड़ा सा पौधों द्वारा जल को अपने वायवीय भागों से गैस के रूप में उड़ाने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं एवं पौधे अपने उपयोग के लिए केवल 2% पानी का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा, बाकी शेष पानी जो 98% है वह वायवीय भागों से गैस के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, अब आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट आपने होप सभी लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो पर्णरंध्र है इसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पर्णरंध्र की संरचना क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आओ देखते हैं पर्णरंध्र की संरचना। ठीक है, पर्णरंध्र की संरचना क्या होती है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने नोट्स आ चुकी हैं कि पर्णरंध्र की संरचना क्या है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, मैनेज करते रहिएगा, आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए इतने ज्यादा क्वेश्चन 30+ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अगर इन क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चों तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लोगों के एक भी क्वेश्चन जो होगा बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके
7 सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन फंसेंगे। आप लोगों ने 30 क्वेश्चन अगर अच्छी तरीके से देख लिया तो आपके 7 मार्क्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पर्ण रंध्र की संरचना को डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं पर्ण रंध्र की संरचना को। ठीक है, रंध्र क्या है, तो रंध्र की संरचना, रंध्र मुख्यतः, तो पहला पॉइंट क्या है, रंध्र मुख्यतः पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। ठीक है, रंध्र जो होते हैं, रंध्र, ठीक है, पर्णरंध्र जो होते हैं, पत्ती जो होती है आपकी, एक ये पत्ती होती है ना, पत्ती जो ये पत्ती होती है, इसकी जो बाहरी जो बाहरी त्वचा होती है यानी कि ऊपरी त्वचा पर, ठीक है, ऊपरी त्वचा पर पाए जाते हैं, ऊपरी त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र यानी प्रत्येक रंध्र में दो अर्ध चंद्राकार द्वार कोशिकाएं होती हैं, दो अर्ध चंद्राकार द्वार कोशिकाएं होती हैं। इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रंध्र के नीचे यानी कि रंध्र के नीचे एक अघोररंध्रीय गुहा होती है। फिर से देखते हैं, रंध्र के नीचे एक अघोररंध्रीय गुहा होती है, इसका संबंध अंतराकोशिका अवकारों से होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्या समझ में आया कि रंध्र के नीचे एक अघोररंध्रीय गुहा होती है और इसका संबंध मेरे प्यारे बच्चों अंतराकोशिकीय अवकारों से होता है। ठीक है, ये दो आपको पॉइंट रंध्र की संरचना के क्लियर हुए। तो चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। ठीक है, चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका तीसरा पॉइंट है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है वह यह है कि द्वार कोशिकाएं यानी कि द्वार कोशिकाओं की अंदर वाली भित्ति यानी कि द्वार कोशिकाएं जो होती हैं, द्वार कोशिकाएं जो पर्णरंध्र में जो आपकी पत्ती में द्वार कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर वाली जो भित्ति होती है वो मोटी होती है तथा बाहर की जो भित्ति होती है वो मेरे प्यारे बच्चों पतली होती है। ठीक है, जो आपकी पत्ती होती है ना, पत्ती, उसमें जो आपकी द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाओं की जो अंदर वाली भित्ति होती है ना वो मोटी होती है तथा बाहर वाली भित्ति पतली होती है। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करने पड़ेगा। याद करने में बायोलॉजी है तो बायोलॉजी को थोड़ा मेहनत करना है। स्कूल में आ गए हो आप लोग, 10th में आ चुके हो तो इतना मेहनत आप लोगों के लिए बनती है। ठीक है, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, इसमें यानी कि इनमें हरित लवक पाए जाते हैं, पत्तियों में हरित लवक पाए जाते हैं। जो आपका पर्णरंध्र होता है, पर्णरंध्र में आपके हरित लवक पाए जाते हैं। रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं, दिन के समय में खुले रहते हैं और रात के समय में बंद रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। जो आपके रंध्र होते हैं दिन के समय में खुले रहते हैं और रात के समय में बंद रहते हैं। शुष्क हवा चलने तथा वाष्पोत्सर्जन अधिक होने से ये बंद हो जाते हैं। अगर आपकी ठंडी पड़ती है या ठंडी हवाएं चलती तो आपके जो आपके रंध्र होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, आपका 4 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं और आपकी जो संरचना है वह क्लियर हो चुकी है। अब हम आपकी जो रंध्र है इसकी क्रियाविधि को समझाने वाले हैं। ठीक है, जो क्रियाविधि को समझाने वाले हैं तो चलिए क्रियाविधि को आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसकी क्रियाविधि क्या है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। जिस प्रकार हमने इसकी संरचना को समझा है उसी प्रकार से हम इसकी क्रियाविधि को समझेंगे। ठीक है, तो चलो क्रियाविधि को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो इसकी क्रियाविधि है रंध्र की, आओ देखते हैं इसकी। ठीक है, तो क्रियाविधि क्या है, तो रंध्र की खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया, ठीक, इसी को क्रियाविधि कहते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, चूंकि अंधेरे के समय, ठीक है, चूंकि अंधेरे के समय व रात के समय, अंधेरे में आपका शुष्क हवाएं चलती हैं, शुष्क मौसम रहता है। ठीक है, दिन के समय में क्या होता है, सूर्य निकलता है तो मौसम थोड़ा सा गर्म रहता है, परंतु जो अंधेरे के समय में आपके ठंड का मौसम होता है और रात के समय में, ठीक, रात और अंधेरे एक ही बात है, ठंडी का मौसम होता है तो मंड अधिक होता है, तो उसमें मंड अधिक होता है, किंतु प्रकाश के समय में यह फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में विलयशील शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, जो रात में आपको इसका जो फास्फोरिलेज एंजाइम होता है, जैसे ही ये सुबह होती है तो विलयशील शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, रात के समय में जो आपका प्राप्त, रात के समय में यानी कि चूंकि अंधेरे के समय और रात के समय में मंड अधिक होता है, अधिक बनता है, किंतु प्रकाश के समय जो मंड बनता है वो प्रकाश के समय में फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, जो फास्फोरिलेज एंजाइम मिलता है उसकी उपस्थिति में विलयशील शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपका है कि दिन के समय में मंड के विलयशील शर्करा में परिवर्तित हो जाने से, यानी कि दिन के समय में जब आपका विलयशील शर्करा में परिवर्तित हो जाने से द्वार के कोशिका रस का, यानी कि द्वार के कोशिका रस का परासरण दाब बढ़ जाता है। ठीक है, परासरण दाब बढ़ जाता है और यह पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से जल अवशोषित कर स्फीत हो जाती हैं। ठीक है, इससे आपका ये जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, आपका तीसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या हुआ उसको फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, दिन के समय में मंड के विलयशील शर्करा में, दिन के समय में मंड के विलयशील शर्करा में परिवर्तित हो जाने से द्वार कोशिकाओं का कोशिका रस का परासरण दाब बढ़ जाता है और यह पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से जल अवशोषित कर स्फीत हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ था, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ आपकी क्रियाविधि का। तो देखते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है,
हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा जो इसका पॉइंट है ये है कि चूंकि अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जैसी बात है, सूर्य की किरणें नहीं मिलेंगी, प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तथा शर्करा अघुलनशील मंड में बदल जाती है। ठीक है, तथा शर्करा अघुलनशील में मंड में बदल जाती है। सुबह के समय वह शर्करा घुलनशील में रहती है और रात के समय में अघुलनशील में मंड में बदल जाती है। इसके फलस्वरूप द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब कम हो जाता है। ठीक है, दिन के समय में परासरण दाब बढ़ जाता है और रात के समय परासरण दाब कम हो जाता है और पानी बाहर निकल जाता है। और जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। आपका जो पर्णरंध्र जो होता है उसके जो आपके रंध्र होते हैं उससे पानी बाहर निकल जाता है। अंधेरे के समय में जो आपका होता है, यानी कि जो मंड होता है वो जो कह रहा है अघुलनशील, कि अंधेरे के समय में घुलनशील मंड में बदल जाता है। इसके फलस्वरूप यानी कि इसके द्वारा जो परासरण दाब वो कम हो जाता है और आपका पानी जो है बाहर निकल जाता है, जिससे द्वार कोशिकाएं स्थिर हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया तो आपका ये पॉइंट यानी कि जो आपकी ये क्रिया विधि है रंध्र की, पूरी की पूरी डिस्कस हो चुकी है, यानी कि पूरी अब समाप्त हो चुकी है। इतने ही पॉइंट इसमें पढ़ने थे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने डिस्कस किया कि ये वाष्पो क्या होता है कि पौधे अपने वायवी भागों से जल को गैस के रूप में उड़ा देते हैं, यानी कि जल को गैस के रूप में हवा में उड़ा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और पौधे जो होते हैं अपने जड़ों द्वारा जल को का जितना भी पानी अवशोषित करते हैं उसका 2%, केवल 2% अपने उपयोग के लिए लेते हैं और बाकी 98% जो पानी होता है वह वायवी भागों से गैस के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, गैस के रूप में उड़ जाता है। फिर हम लोगों ने समझा कि रंध्र क्या है। ठीक है, फिर हम लोगों ने समझा कि रंध्र क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रंध्र क्या है, उसकी संरचना बतानी है। ठीक है, संरचना बताई कि रंध्र की संरचना क्या है, फिर उसकी खुलने तथा बंद होने की क्रिया विधि बताई। ठीक है, अब हम लोग इसके डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। डायग्राम के डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इसकी उपयोगिता बता देता हूँ कि इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो इसकी उपयोगिता देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उपयोगिता यह है कि रंध्र में जलवाष्प विसरण द्वारा वायुमंडल में चली जाती है, यानी कि रंध्र में जल वाष्प विसरण द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। जो आपकी रंध्र होते हैं, जो आपकी रंध्र द्वारा जल वाष्प में विसरण द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन पौधे में रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, वायवी भागों से न होकर आपका जो रंध्रों द्वारा 90% जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है वो आपका रंध्रों से होता है। 10% जो आपका 10% है, 10% वह आपका होता है किससे, वायवीय भागों से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वाष्पोत्सर्जन को समझा। जो आपका पॉइंट क्वेश्चन था वाष्पोत्सर्जन, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। चौथा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्या था, वाष्पोत्सर्जन क्या है। पर्णरंध्र की संरचना, यानी कि पर्णरंध्र की संरचना का चित्र बनाइए। चित्र अभी मैं आपको डायग्राम इसको दिखाऊंगा और इसकी संरचना को हम लोगों ने समझ चुके हैं और इसके कार्य विधि को भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आओ इसके पर्णरंध्र की संरचना को देखते हैं, यानी कि इसके डायग्राम को देखते हैं और समझते हैं।